एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो है निमोनिया वाला जो पोर्शन है जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में इंक्लूड होता है उसे हम पूरा एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और उसके बाद जो टाइप्स होते हैं निमोनिया के, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस, कॉजेस और सारी जो चीज़ें हैं हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निमोनिया निमोनिया वैसे है क्या? निमोनिया एक ऐसी कॉमन डिसीज़ है जो मोस्टली न्यूबॉर्न में देखी जाती है। ठीक है, इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इसमें जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो एल्वोलाई होती है यानी कि जो फंक्शनल यूनिट होती है, एल्वोलाई के अंदर फ्लूइड भरा जाता है। ठीक है, एल्वोलाई में मेन गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये हमारे बॉडी में जाती है, और मतलब जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है ये ओवरऑल एल्वोलाई के अंदर होता है। ठीक है, तो निमोनिया में एल्वोलाई के अंदर जो है फ्लूइड फिल हो जाता है, जिसके कारण जो पेशेंट है उसे ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी जैसी जो कॉम्प्लिकेशंस है, सिम्टम्स हैं, ये देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसमें इन्फ्लामेशन भी आ जाती है लंग्स में, और भी कई सारे सिम्टम्स जो है इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से हम लोग देखते हैं। निमोनिया इन न्यूबॉर्न इज अ सीरियस लंग इन्फेक्शन दैट अफेक्ट बेबीज विद इन द फर्स्ट 20 डेज ऑफ लाइफ। निमोनिया एक जो है काफ़ी सीरियस इन्फेक्शन होता है लंग का, जो मोस्टली बेबीज़ को अफेक्ट करता है, और ये मोस्टली कब होता है? जब बच्चा 28 दिन का होता है। ठीक है, इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग न्यूनेट्स स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़। और ये जो एक मेजर कॉज है इलनेस और डेथ का, कहाँ पर? डेवलपिंग कंट्रीज़ में, मतलब ऐसी कंट्रीज़ जो अभी डेवलप हो रही है उन कंट्रीज़ में मेजरली निमोनिया कॉज होता है न्यूबॉर्न्स को, और वहाँ पे न्यूबॉर्न्स की डेथ का जो है रीज़न भी बनता है। ठीक है, it is usually caused by bacteria, virus और fungi that infect the lungs and cause inflammation। और ये किन की वजह से होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या फिर जो है अदर इंसेक्ट, जिनकी वजह से जो है लंग में इन्फ्लामेशन आ जाती है, और जिसके कारण जो है फ्लूइड फिल हो जाता है एल्वोलाई के बीच में, और जिसे हम निमोनिया कहते हैं। ठीक है, द डिसीज लीड्स टू डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, फीवर, कफ एंड पुअर फीडिंग इन न्यूबॉर्न। और इस डिसीज़ के कारण जो है बच्चों में ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, और अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कारण से फीवर भी आता है, साथ ही साथ म्यूकस का सिक्रेशन होता है यानी कि कफ होता है, और पुअर फीडिंग मतलब बच्चा जो है काफ़ी कम फीड कर पाता है, और ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये न्यूबॉर्न्स में हमें शो होते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशंस के। तो फर्स्ट डेफिनेशन है, निमोनिया इन न्यूबॉर्न्स इज अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा कॉज्ड बाय पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इन इम्पायर्ड गैस एक्सचेंज एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। निमोनिया क्या है? निमोनिया एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो किसके द्वारा कैरेक्टराइज होती है? लंग इन्फ्लामेशन के, और ये मोस्टली किसके द्वारा कॉज होती है? पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से क्या होता है? इम्पायर्ड गैस एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगली डेफिनेशन देखते हैं। निमोनिया इन newborn is an infection and inflammation of the lung that occur within the फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ। निमोनिया क्या है? निमोनिया एक ऐसी कंडीशन है जो बच्चे को 28 दिन, मतलब फर्स्ट 28 दिन जो होते हैं उसकी लाइफ के, उसके दिनों में होता है। और ये जो है कहाँ का इन्फेक्शन है? लंग्स का इन्फेक्शन है, जो कि एल्वोलाइज को डैमेज करता है। यानी कि निमोनिया इन न्यूबॉर्न एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बच्चा जब 28 दिन तक का होता है उसके बीच में उसके लंग्स में जो इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसके कारण बच्चे को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, चेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने के लिए मिलता है, और इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? निमोनिया कहा जाता है। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ निमोनिया। ठीक है, तो जिसमें 3 टाइप होते हैं, कंजेनाइटल निमोनिया, अर्ली ऑनसेट निमोनिया, देन लेट ऑनसेट निमोनिया। ठीक है, कंजेनाइटल निमोनिया मतलब ये जो है नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये होता क्या है। कंजेनाइटल निमोनिया यानी कि
ये जो है बर्थ से पहले ही होता है, मतलब जब वो मदर की वोम में होता है उसी टाइम पर हो जाता है, ठीक है। और फर्स्ट वाले को हम डिटेल में देखेंगे। इन्फेक्शन अकर बिफोर बर्थ, इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन ड्यू टू इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन के कारण ये होता है, ठीक है। द बेबी इज बॉर्न विथ निमोनिया, और बच्चे को मतलब जब जब से उसका जन्म होता है उसी के साथ जो है उसे निमोनिया होता है। और ये किस वजह से होता है? ये जो है अगर मदर को यूटीआई इन्फेक्शन है या फिर टॉर्च इन्फेक्शन है या फिर कोरियो एम्नियोनाइटिस अगर है तो उस कारण से बच्चे में भी होता है, ठीक है। अब दूसरा टाइप आता है अर्ली ऑनसेट निमोनिया, ठीक है। अकर्स विद इन फर्स्ट 3 डेज, मतलब बच्चे का जो 3 डेज का पीरियड होता है, 72 घंटे का, उस दौरान में ये होता है, ठीक है। यूजुअली कॉज्ड बाय इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग डिलीवरी फ्रॉम द बर्थ कैनाल, और ये किस वजह से होता है? यानी कि जब बच्चा जब बर्थ ले रहा होता है बर्थ कैनाल से, तो उस टाइम पे अगर उसे कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उस रीज़न की वजह से जो है ये निमोनिया डेवलप होता है, ठीक है। कॉमन ऑर्गेनिज्म ग्रुप प्री स्ट्रेप्टोकोकस इकोलाई एंड क्लैप्सिएला, ओके। तो ये क्या हो गया? कंजेनाइटल यानी कि बर्थ से पहले था मदर के वूम में, अर्ली यानी कि 3 दिन तक, मतलब बर्थ के जो 3 दिन का पीरियड है उस दौरान हुआ, और जो लेट ऑनसेट है इसमें जो है मतलब 28 डेज के बीच में हो सकता है, ठीक है। अकर्स आफ्टर 3 डेज टू 28 डेज ऑफ लाइफ, यानी कि 3 दिन से लेकर 28 दिन का जो पीरियड होता है उस दौरान में होने वाला निमोनिया, ठीक है। इन्फेक्शन अक्वायर्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट और हॉस्पिटल, नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, और ये किस वजह से हो सकता है? इन्वायरमेंट के कारण भी हो सकता है, इन्वायरमेंट में कोई वायरस बैक्टीरिया वगैरह रहा हो उस रीज़न की वजह से हो सकता है, या फिर हॉस्पिटल के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे कि अनस्टेराइल इक्विपमेंट यूज़ करने की वजह से हो सकता है, ठीक है। कॉमन ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस या फिर स्यूडोमोनास कैंडिडा वायरस, इनके कारण से जो है निमोनिया हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग कॉजेज ऑफ निमोनिया इन न्यूबॉर्न, मतलब जो न्यूबॉर्न्स होते हैं इनमें मोस्ट कौन से कॉजेज होते हैं जिनके कारण निमोनिया कॉज होता है, ठीक है। जिसमें सबसे फर्स्ट आता है बैक्टीरियल कॉज, जिसमें कौन से आते हैं बैक्टीरिया? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस जीबीएस, ठीक है। ई कोलाई आता है, उसके बाद क्लैप्सिएला निमोनिया आता है, उसके बाद स्यूडोमोनास एरिगिनोजा, ये सारे जो बैक्टीरिया है ये बच्चों में न्यूबॉर्न्स में जो है निमोनिया कॉज करते हैं, ठीक है। कुछ वायरस की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे कि वायरल कॉजेज कौन से होते हैं? रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस, उसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर एडोनो वायरस, इन वायरस की वजह से भी जो है निमोनिया न्यूबॉर्न्स में कॉज होता है, ठीक है। उसके बाद फंगल कॉजेज कौन से हैं? कैंडिडा एल्बिगेंस, ठीक है। ये फंगस होता है जिसके कारण से जो है बच्चों में निमोनिया कॉज होता है, ठीक है। अदर रिस्क फैक्टर्स जैसे कि प्री मैच्योर बर्थ, यानी कि टाइम से पहले बच्चे की बर्थ हो गई हो, जिस रीज़न की वजह से उसका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता है और बच्चा जो है किसी भी इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता है, जिसके कारण उसकी बॉडी में जो है मेजर इन्फेक्शन कॉज हो जाता है और निमोनिया जैसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद लो बर्थ वेट, यहाँ पे भी बेबी वीक होता है जिसके कारण होता है, ठीक है। प्रोलोंग रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब उसकी जो मेम्ब्रेन है अगर वो ज़्यादा टाइम से पहले ही मतलब रप्चर हो गई है तो उस रीज़न की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। मैटरनल इन्फेक्शन, फीवर या फिर कोरियो एमनियोनाइटिस, ठीक है। मतलब मदर को अगर कोई इन्फेक्शन रहे हो जैसे कि फीवर हो गया या फिर क्या कोरियो एमनियोनाइटिस हो गया तो इनकी वजह से जो है बच्चे को हो सकता है, ठीक है। पुअर हाइजीन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। एस्पायरेशन ऑफ म्यूकोनियम और एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से भी हो सकता है, मतलब अगर म्यूकोनियम या फिर एमनियोटिक फ्लूइड अगर वो एस्पिरेट कर लेता है बच्चा तो उस रीज़न की वजह से भी बच्चे में जो है हमें निमोनिया जैसी कंडीशन देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं? सबसे फर्स्ट आता है इसमें रैपिड ब्रीथिंग देखने के लिए मिलती है, यानी कि टैकिपनिया देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग डिस्निया, मतलब बच्चे को जो है ब्रीथ करने में दिक्कत हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। ग्राउंडिंग साउंड वाइल ब्रीथिंग, ओके। उसके बाद चेस्ट इंड्रॉइंग रिट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेजल फ्लैरिंग देखने के लिए मिलेगा, साइनोसिस देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी
सिम्टम्स अगले पॉइंट में देखेंगे हम लोग। जनरल सिम्टम्स कौन से देखने के लिए मिलेंगे। फीवर होगा बच्चे को, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो कभी भी बढ़ सकता है, कम हो सकता है, फीवर हो सकता है या फिर लो बॉडी टेम्परेचर हो सकता है, यानी कि हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। ठीक है। पुअर फीडिंग और रिफ्यूजल टू फीड, मतलब बच्चे जो है खाना कम खाएगा या फिर बिल्कुल भी जो है खाने का ये नहीं करेगा। ठीक है, मतलब खाना मतलब ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेगा। ठीक है। लेथार्जी, मतलब बच्चा जो है काफ़ी वीक और स्लीपी हमें दिखाई देगा बच्चा। उसके बाद जो है इरिटेट और रेस्टलेसनेस भी होगी बच्चे में, इरिटेट रहेगा। ठीक है। उसके बाद एपनिया भी हमें बच्चे में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो ये बच्चे के जनरल सिम्टम्स हो गए। ठीक है। अब अगला पॉइंट है अदर फाइंडिंग्स या फिर अदर कुछ सिम्टम्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। एपनिया मतलब बच्चे की जो सांस है वो कुछ देर के लिए रुक जाती है, मतलब एकदम से बच्चा जो है ब्रीथ करना बंद कर देता है थोड़ी देर के लिए, फिर वापस चालू कर देता है। तो ये सिम्टम्स भी हमें जो है निमोनिया में देखने के लिए मिलता है। ठीक है। उसके बाद अदर इन्फेक्शन जैसे कि कफ, मतलब कफ भी देखने के लिए मिलेगा, मे बी माइल्ड और एब्सेंट इन न्यूबॉर्न। और जो है कफ जो है हालांकि काफ़ी कम होता है न्यूबॉर्न्स में या फिर एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है। एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड ऑन ऑस्कल्टेशन क्रैकल्स रेल्स, यानी कि बच्चे का जो ब्रीथ साउंड है वो हमें काफ़ी एबनॉर्मल देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि क्रैकल्स हो गया या फिर डॉक्टर जब स्टेथोस्कोप से सुनता है तो उस टाइम पे भी ब्रीथिंग साउंड काफ़ी जो है अलग हमें सुनाई देता है। ठीक है। साइन ऑफ सेप्सिस इन सीवियर केसेस, मतलब अगर सीवियर केसेस में अगर निमोनिया चले गया है तो उस कंडीशन में जो है सेप्सिस के भी साइन दिखते हैं, जैसे कि पेल स्किन हो गया, वीक पल्स हो गया, पुअर परफ्यूजन हो गया, ये सारे सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम क्या क्या करेंगे, बच्चे का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद वाइटल साइन मॉनिटरिंग कंटिन्यूस चलती रहेगी, चेस्ट एक्सरे करेंगे, साथ ही साथ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिसमें सीबीसी होगा। उसके बाद सी रिएक्टिव प्रोटीन करेंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन। उसके बाद ब्लड कल्चर करेंगे, देन जो है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस यानी कि एबीजी एनालिसिस करेंगे और अल्ट्रासाउंड करेंगे चेस्ट का। ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग इसके ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया। ठीक है। ठीक है। अब ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया में फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा एंटीबायोटिक थेरेपी। अब एंटीबायोटिक थेरेपी क्यों दी जाती है, ताकि बच्चों में हो रहे इन्फेक्शन को कम किया जा सके। इसमें मोस्टली कौन सा दिया जाता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दी जाती है, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर जो भी इन्फेक्शन हुआ हो वो ट्रीट हो सके। ठीक है। Broad spectrum antibiotics are given to fight bacterial infection. Common antibiotics include ampicillin plus gentamicin, then cefotaxime or ceftriaxone in severe cases. Okay. Antibiotics are given intravenously, IV or IM as per doctor's order sheet. Okay. Full antibiotic course must be completed. ये जो एंटीबायोटिक्स होती है ये बच्चों को मोस्टली इंट्राविनसली या फिर IM दी जाती है एज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, और जो फुल एंटीबायोटिक डोज होता है वो देना ज़रूरी होता है, कंप्लीट करना उससे ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बच्चे का जो डोज है अगर हम वो कंप्लीट करेंगे तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन कम होगा, साथ ही साथ ब्रीथिंग इफेक्टिव रहेगी और बच्चे की जो रिकवरी है उसका रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है। अब ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी जिसके कारण हमें बच्चे को जो ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ेगी। ठीक है। ऑक्सीजन इज गिवन इफ द बॉडी हैज़ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, साइनोसिस अपीयर्स, bluish discoloration of lips or nails. Oxygen is administered through nasal prons mask और हेड बॉक्स। ठीक है। ऑक्सीजन कब दी जाती है, जब बच्चे को ज़्यादा ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है उस कंडीशन में ऑक्सीजन बच्चे को दी जाती है, या फिर जब साइनोसिस हो रहा हो, यानी कि बच्चे का जो की बॉडी पार्ट्स जैसे कि नेल्स वगैरह हो गए, लिप वगैरह हो गए, ये सारे कैसे ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लू अगर दिख रहे हैं तो उस कंडीशन में बच्चे को ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। ठीक है। और किसके थ्रू दी जाती है, नेजल प्रॉन्स के थ्रू और या फिर हेड बॉक्स के थ्रू दी जाती है, या फिर मास्क के थ्रू जो है बच्चे को ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। ठीक है। अब इसमें अगला पॉइंट आता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना भी ज़रूरी है। इफ़ द बॉडी इज़ अनस्टेबल टू फीड, गिव IV फ्लूइड सच एज 10% dextrose solution, maintain adequate hydration to prevent dehydration once stable oral feeding is restarted slowly. बच्चे में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस जो हुआ है उसे रिकवर करने के लिए हम बच्चे को IV फ्लूइड देंगे 10%
डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, मतलब फ्लूइड वॉल्यूम पहले देंगे और जैसे ही जो बच्चे का हाइड्रेशन लेवल एक मतलब इस पे आता है नॉर्मल, इसमें जैसे ठीक हो जाता है, तो उस कंडीशन में फिर हम बच्चे को क्या करेंगे, ओरल फीडिंग वापस से स्टार्ट करेंगे। मान लो 1-2 साल का बच्चा है लेकिन उसकी जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो पूरा इम्बैलेंस हो चुका है, बॉडी में काफ़ी डिहाइड्रेशन हो गया है, तो हम उसे जो है पहले आईवी फ्लूइड्स वगैरह देंगे और उसके बाद जब पेशेंट की कंडीशन नॉर्मलाइज हो जाएगी तब उसे जो है धीरे धीरे ओरल फीडिंग स्टार्ट करेंगे ताकि बच्चा जो है डेली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सके। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, टेम्परेचर मेंटेनेंस। टेम्परेचर मेंटेनेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निमोनिया में अगर फीवर और हाइपोथर्मिया, निमोनिया के कारण कभी कभी क्या होता है, इन्फेक्शन अगर रहता है तो उस कारण से बच्चे को फीवर भी आता है या फिर कुछ कंडीशन में बच्चा हाइपोथर्मिया में भी चले जाता है। ठीक है, द बेबी शुड बी कीप्ड इन अ रेडिएंट फॉर्मर और इंक्यूबेटर। इसीलिए बच्चे को जो है हमेशा रेडिएंट फॉर्मर या फिर इंक्यूबेटर में रखना बहुत ज़रूरी होता है। मेंटेन टेम्परेचर बिटवीन 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस, और बच्चे को जो है हमें 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बीच में हमें मेंटेन रखना है। ठीक है, और बच्चे को हमें रेडिएंट फॉर्मर में रखना है क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी है और उसे जो है वार्म इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, और ये जो मैंने यहाँ पे 2 साल के बच्चे वाला जो एग्जाम्पल बताया था ये थोड़े बड़ों के लिए, लेकिन छोटे बच्चों में ये चीज़ें नहीं की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी काफ़ी कम केसेस में ये जो है अप्लाई की जाती है, मतलब एकदम सीवियर केस हो गया हो और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो तो उस कंडीशन में दी जाती है। ठीक है, जेंटल चेस्ट फिजियोथेरेपी हैज़ हेल्प रिमूव म्यूकस फ्रॉम द लंग्स, मतलब जेंटल फिजियोथेरेपी जो है म्यूकस को लंग से बाहर निकालने में हेल्पफुल होती है। इन न्यू बॉर्न इट शुड बी वेरी जेंटल टू अवॉइड इंजरी, और न्यू बॉर्न में ये काफ़ी जेंटली की जाती है, मतलब काफ़ी हल्के से की जाती है ताकि बच्चे को कोई भी इंजरी ना हो। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा न्यूट्रिशन सपोर्ट। ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट न्यूट्रिशन, और बच्चे को न्यूट्रिशन के सपोर्ट के लिए ब्रेस्ट मिल्क देना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और एक न्यू बॉर्न है तो उसके लिए जो है ब्रेस्ट मिल्क एकदम बेस्ट होता है। ठीक है, इफ़ द बेबी कैन नॉट सक प्रॉपरली गिव एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क EBM बाय स्पून और फीडिंग ट्यूब, और अगर बच्चा जो है वीकनेस के कारण अगर मिल्क को सक नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में हमें बच्चे को जो है ब्रेस्ट मिल्क को वो जो है एक्सप्रेस करना है, ब्रेस्ट से निकालना है और उसके बाद जो है स्पून के थ्रू जो है बच्चे को फीड कराना है या फिर फीडिंग ट्यूब के थ्रू जो है बच्चे को फीड कराना है ताकि बच्चे को जो न्यूट्रिशन है वो मिल सके। ठीक है, फीड स्मॉल फ्रिक्वेंट अमाउंट्स टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसेमिया एंड फटिग, और बच्चे को जो है हमें छोटे छोटे अमाउंट में खिलाना है, मतलब एक बार में ही बहुत सारा उसे फीड नहीं देना है, टुकड़ों टुकड़ों में दिन में जो है थोड़ी थोड़ी देर में उसे देते रहना। ओके, देन आता है ट्रीट एसोसिएटेड कंडीशंस, ट्रीट एनीमिया, माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन इफ प्रेजेंट। पैरासीटामॉल में बी गिवन फॉर फीवर एज पर डॉक्टर, मतलब जो निमोनिया के साथ जैसे कंडीशन हो रही है, जैसे कि एनीमिया हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो इन सारी कंडीशन को भी हमें ट्रीट करना है। ठीक है, एनीमिया वगैरह अगर हो गया है या फिर माल न्यूट्रिशन हो गया है तो बच्चे को जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट वगैरह देना है, और डिहाइड्रेशन अगर है तो IV के थ्रू जो है हम उसे फ्लूइड दे ही रहे हैं। साथ ही साथ अगर फीवर है तो जो है पैरासीटामॉल या फिर जो भी डॉक्टर ने मेडिकेशन वगैरह प्रेस्क्राइब की है तो हम इसके अकॉर्डिंग बच्चे को देनी है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है हमारा नर्सिंग केयर ऑफ द बेबी विथ निमोनिया। नर्सिंग केयर जो है हमें कैसे करनी है एक निमोनिया वाले पेशेंट की। ठीक है, नर्सिंग केयर फोकस ऑन मेंटेनिंग एयरवे, प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन एंड प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड सपोर्ट, और नर्सिंग केयर किस चीज़ पर फोकस करती है, बच्चे के एयरवे को मेंटेन रखने में, साथ ही साथ जो बच्चे को कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो रही है निमोनिया से उससे बचाने में, और बच्चे को हमें क्या करना है कंफर्ट और सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो नर्सिंग केयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पेशेंट की केयर में। सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, मेंटेन
एयरवे एंड ब्रीथिंग, बच्चे का जो एयरवे और ब्रीथिंग पैटर्न है उसे मेंटेन रखना है, ठीक है। कीप द बेबी इन सेमी अपराइट पोजीशन, हेड स्लाइटली राइज्ड, मतलब बेबी को जो है हमें थोड़ा सेमी फावलर पोजीशन यानी कि थोड़ा सा सिर उठा हुआ रखना है ताकि बच्चा जो है अच्छे से ब्रीथ कर सके, ठीक है। क्लियर एयरवे बाय सक्शनिंग माउथ एंड नोज इफ सक्रेशन आर प्रेजेंट, और बच्चे का जो एयरवे है उसे सक्शनिंग के थ्रू क्लीन करना है ताकि जो है बच्चा प्रॉपरली ब्रीथ कर सके, क्योंकि निमोनिया के कारण कई बार क्या होता है हो जाता है एयरवे में ये जो है म्यूकस वगैरह आ जाता है, तो हमें सक्शन के थ्रू जो है उसे क्लीन करना है ताकि एयरवे ओपन रहे और बच्चा ब्रीथ कर सके, ठीक है। ऑब्जर्व फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, साइनसिस और एपनिया, और प्रॉपरली ऑब्जर्व करते रहना है कि कहीं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, या फिर साइनोसिस तो नहीं हो रहा है, या फिर एपनिया तो नहीं हो रहा है, यानी कि ब्रीथिंग स्टॉप तो नहीं हो रही है, या फिर जो लिप है या फिर नेल्स वगैरह है ये ब्लूइश तो नहीं शो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें चेक करते रहना है, ठीक है। एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन थेरेपी एज प्रिस्क्राइब्ड, और अगर डॉक्टर ने कहा है तो उसके थ्रू हमें जो है ऑक्सीजन थेरेपी बच्चे को देनी है, ठीक है। इंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन इन द रूम, और रूम में जो है वेंटिलेशन वगैरह है इसे देखना है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है मेंटेन हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, साथ ही साथ हमें बच्चे का जो है हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन भी मेंटेन करके रखना है। इफ़ बेबी कैन नॉट फीड स्टार्ट आईवी फ्लूइड्स, अगर बच्चा जो है प्रॉपरली फीड नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में हमें जो है आईवी फ्लूइड से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। गिव एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क थ्रू स्पून और ड्रॉपर, और बच्चे को जो है एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो स्पून और ड्रॉपर के थ्रू देना है ताकि बच्चे का न्यूट्रिशन मिलते रहे, ठीक है। बर्प द बेबी आफ्टर ईच फीड, और बच्चे को जो डकार दिलानी है हर एक फीड के बाद में, ठीक है। मेंटेन आउटपुट इनपुट चार्ट टू मॉनिटर फ्लूइड, और बच्चे का जो आउटपुट इनपुट चार्ट है वो बच्चे का जो आउटपुट इनपुट चार्ट है उसे मेंटेन करके रखना है, मतलब हम उसे जितनी फीड दे रहे हैं वो हमें नोट करके रखना है, जितना उसने आउटपुट निकाला है, मतलब वॉशरूम वगैरह किया है, वो ये सारी चीज़ें हमें मेंटेन करके रखना है। अगला पॉइंट आता है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, साथ ही साथ हमें बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है उसे भी मेंटेन करके रखना है, ठीक है। कीप बेबी इन वार्म इन्वायरमेंट, रेडिएंट इन्वायरमेंट और इंक्यूबेटर, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड एयर, वेट क्लॉथ और फैन एक्सपोजर, चेक टेम्परेचर फ्रिक्वेंटली, बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है उसे मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे का बॉडी टेम्परेचर कभी भी जो है बच्चा कभी फीवर आ सकता है या फिर हाइपोथर्मिया में चल जा सकता है, तो बच्चे को जो है हमें रेडिएंट वार्मर में रखना है या फिर इंक्यूबेटर में रखना है, और बच्चे को हमेशा कोल्ड एयर यानी कि ठंडी एयर या फिर ठंडे कपड़े या फिर फैन के एक्सपोजर से बचाना है ताकि बच्चा जो है हाइपोथर्मिया में ना चला जाए, और बच्चे का जो टेम्परेचर है वो हमें बार बार चेक करते रहना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे को जो है हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके रखना है। परफॉर्म हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग द बेबी, यूज स्टेराइल टेक्निक्स ड्यूरिंग सेक्शनिंग एंड प्रोसीजर, लिमिट विजिटर्स टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, चेंज बेबीज क्लॉथ एंड बेडिंग डेली, और बच्चे के जो है हमें इन्फेक्शन से भी प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके रखना है, मतलब बच्चे की केयर करने से पहले हमें हैंड वॉशिंग करनी है प्रॉपरली, साथ ही साथ जो स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट है उसे यूज़ करना है बच्चे के लिए, मतलब सक्शनिंग वगैरह कर रहे हैं तो उस टाइम हमें जो है स्टेराइल चीज़ें यूज़ करनी है, और विजिटर्स को भी लिमिटेड रखना है क्योंकि ज़्यादा लोग अगर नहीं मिलेंगे तो जो है रिस्क कम होगा और बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होंगे, ठीक है। चेंज बेबीज़ क्लॉथ एंड बेडिंग डेली, और बच्चे का जो कपड़े वगैरह है या फिर बेडिंग है उसे डेली चेंज करते रहना है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड वाइटल साइन, टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन एवरी 2 to 4 आवर्स, बच्चे के जो वाइटल साइन है या फिर हमें प्रॉपरली चेक करते रहना है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, हर 2 से 4 आवर के बीच में हमें चेक करते रहना है, ठीक है। ऑब्जर्व फॉर कफ, ब्रीथिंग पैटर्न, फीडिंग, यूरिन आउटपुट, और बच्चे का कफ वगैरह तो ज़्यादा नहीं निकल रहा है, ब्रीथिंग पैटर्न कैसा है, फीडिंग वगैरह ले रहा है कि नहीं ले रहा है, यूरिन आउटपुट कैसा है, प्रॉपरली हमें ऑब्जर्व करते रहना है, ठीक है। रिपोर्ट एनी एबनॉर्मल साइन इमीडिएटली टू द डॉक्टर, और अगर कोई एबनॉर्मल साइन शो हो रहा है हमें बच्चे में तो हमें इमीडिएटली जो है डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है प्रोवाइड
कंफर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट, और साथ ही साथ हमें बच्चे को जो है कंफर्ट और इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है, ठीक है। हैंडल द बेबी जेंटली, इनकरेज द मदर टू स्टे विद द बेबी इफ़ द बेबी इज स्टेबल, प्रोवाइड KMC, गिव इमोशनल सपोर्ट एंड एक्सप्लेन द बेबीज़ कंडीशन टू पेरेंट्स। बच्चे को जो है अब हमें बहुत जेंटली हैंडल करना है, साथ ही साथ मदर को ये कहना है कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपने बेबी के साथ रहे, क्योंकि बेबी का जो एक कनेक्शन होता है मदर्स के साथ, उसके थ्रू जो है बच्चे की रिकवरी बहुत जल्दी होगी। और अगर बेबी स्टेबल कंडीशन में आ रहा है तो फिर KMC के थ्रू वो जो है हम उसकी कंडीशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए हम मदर फादर को कहेंगे कि आप बच्चे को KMC दे, ठीक है, और मदर फादर को इमोशनल सपोर्ट देंगे ताकि वो बच्चे की कंडीशन को समझ पाए और जो है बच्चे का प्रॉपरली ध्यान रख पाए, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें हेल्थ एजुकेशन टू मदर, टीच मदर टू कीप द बेबी वार्म एंड क्लीन। मतलब मदर को कुछ एजुकेशन देने हैं कि भी बच्चा थोड़ा ठीक हो गया है तो उसके बाद जो है मदर क्या क्या इंटरवेंशन करेगी। तो उसमें मदर को हमें समझाना है कि आपको हमेशा बच्चे को जो है गर्म रखना है, क्लीन रखना है, ठीक है। कंटिन्यू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीड के अलावा कुछ नहीं देना है तो वो कंटिन्यू करना है, ठीक है। इम्यूनाइज द बेबी ऑन टाइम, और बच्चे को जो है टाइम टू टाइम इम्यूनाइज करवाना है, ठीक है। रिकॉग्नाइज डेंजर साइन सच एज अ फास्ट ब्रीथिंग और फीडिंग, फीवर और ब्लूइश स्किन एंड सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली। और डेंजर साइन जैसे कि बच्चे की ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी वगैरह हो रही है, या फिर बच्चा फीड वगैरह नहीं कर रहा है, बच्चे को फीवर आ रहा है, या फिर बच्चे की जो स्किन है वो ब्लूइश शो कर रही है, तो उस कंडीशन में जो है आपको इमीडिएटली मेडिकल फैसिलिटीज़ से कनेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें हमें जो है बच्चे के माता पिता को अच्छे से समझानी है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है नर्सिंग डायग्नोसिस का, तो मैं आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बता दूंगी, आप उसके अकॉर्डिंग केयर प्लान बना लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू लंग इन्फेक्शन एज एविडेंस्ड बाय रैपिड ब्रीथिंग, चेस्ट रिट्रैक्शन एंड नेजल फ्लैरिंग, ठीक है। इम्पायर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू फ्लूइड इन द लंग्स एज एविडेंस बाय साइनोसिस एंड लो ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू पुअर फीडिंग एज एविडेंस बाय वेट लॉस एंड वीक सकिंग, ठीक है। इम्बैलेंस बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज एविडेंस्ड बाय फीवर एंड स्वेटिंग। देन फिफ्थ आता है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू वीकनेस एज एविडेंस बाय फटिग और एज वीक क्राई, ओके। तो ये जो है 5 नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने लिखी हुई है। अब इस पर बहुत ही ईजी और सिंपल वे में जो है नर्सिंग केयर प्लान्स बना सकते हो। एक केयर प्लान मैंने बनाया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें मैंने फर्स्टली लिखा है नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल एंड इवोल्यूशन, ठीक है। ये जो है इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस कौन सी है, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू लंग इन्फेक्शन एंड म्यूगस इन एयरवे एज एविडेंस बाय रैपिड ब्रीथिंग एंड चेस्ट रिट्रैक्शन, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा, मदर कंप्लेन्स बेबी इज ब्रीथिंग फास्ट एंड हैज़ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। देन ऑब्जेक्टिव डाटा, आई ऑब्जर्व रैपिड ब्रीथिंग इन चेस्ट रिट्रैक्शन, नेजल फ्लैरिंग, ग्राउंडिंग साउंड, SpO2, ठीक है। अब गोल देखेंगे अब हमें गोल में क्या करना है कि जो हमारी कॉम्प्लिकेशन है उसे रिड्यूस करना है, ठीक है। टू मेंटेन नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न एंड एडेक्वेट ऑक्सीजन लेवल, ठीक है। प्लानिंग में क्या करेंगे, टू की बेबी इन सेमी फावलर पोजिशन। अब ये क्यों करेंगे, ताकि बच्चा जो है अच्छे से ब्रीथ कर पाए, ठीक है। टू मेंटेन क्लियर एयरवे बाय जेंटल सक्शनिंग इफ़ नीडेड, और बच्चे का जो एयरवे है हम उसे क्लीन करेंगे, ठीक है, ताकि बच्चा अच्छे से ब्रीथ कर पाए, ठीक है। टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रेस्क्राइब्ड, और ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है एज पर डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है। अगला पॉइंट आता है टू मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट, एफर्ट एंड SpO2 फ्रिक्वेंटली, और बच्चे का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो और जो SpO2 है हम उसे फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करना है, ठीक है, ताकि जो है बच्चे की जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स है उसे हम डिटेक्ट कर सकें और उसके थ्रू जो है बच्चे को जो ट्रीटमेंट की नीड है हम उसके वो बच्चे को प्रोवाइड करा सके, ठीक है। टू कीप बेबी वार्म एंड काम, टू रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड, और बेबी को जो है काम रखना है ताकि बच्चे को ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड ना हो। मतलब बच्चा चीखेगा, चिल्लाएगा, ज़्यादा रोएगा तो उसे ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, तो हम बच्चे को अगर काम रखेंगे तो उसकी जो है ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी, ठीक है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन में हमने उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया, देन उसी का रेशनल लिखा है, ठीक है। इवोल्यूशन, बेबी इज ब्रीथिंग बिकम्स रेगुलर एंड
नॉट चेस्ट रिट्रैक्शन एंड SpO2 इज नॉर्मल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया। अगला पॉइंट आता है, अगली एक और मैंने बनाया है, आप लोग देख सकते हो इसे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।